नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं परीक्षा मंथन का करंट अफेयर देखेंगे। और जो आपका होमवर्क मिला है ज्ञान बिंदु की तरफ से यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका पेज नंबर 14 से लेकर के पेज नंबर 20 तक आज हम देखने वाले हैं। और ये करंट अफेयर आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर के द्वारा बोला गया कि जो परीक्षा मंथन है बेस्ट किताब है करंट अफेयर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पेज देख लीजिए। आज हम देखेंगे जैसे जो आपका पेज है 14 से लेकर के 20 तक हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला हमारा पॉइंट जो आपका दिया गया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण देखेंगे। देखिए जुलाई 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी का जो है उपवर्गीकरण जो है किया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने ईवी चित्रैया मामले के अपने फैसले की समीक्षा की, जिसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य विधानसभाएं प्रवेश और सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जो है अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकृत नहीं कर सकती है। वर्तमान फैसले के प्रमुख बिंदु देखिए, अनुसूचित जातियां कोई समरूप समूह नहीं है। एससी एसटी के सदस्य अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव के कारण जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अंततः अनुच्छेद 14 जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है। सरकारें अनुसूचित जाति के बीच अधिक भेदभाव झेलने वाले लोगों को 15% आरक्षण में अधिक भार देने के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले कानूनों की वैधता की पुष्टि की है। राज्य एससी और एसटी श्रेणी में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई आरक्षण के दायरे से बाहर निकालने के लिए नीतियां यानी विकसित जो है कर सकता है। आरक्षण किसी श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियां की पहचान करने के विशेष अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। देखिए बोला कि उपवर्गीकरण करने की राज्यों की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। एससी और एसटी उपवर्गीकरण से तात्पर्य देखिए, उपवर्गीकरण का अर्थ है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके सापेक्ष पिछड़ेपन के आधार पर उपसमूहों में विभाजित करना। साथ ही उपवर्गीकरण के अनुरूप अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% के समग्र आरक्षण के भीतर विभेदक आरक्षण जो है प्रदान करना है। इस प्रकार के उपवर्गीकरण को कोटा के भीतर कोटा या आरक्षण के भीतर आरक्षण के रूप में जो है जाना जाता है। इस विचार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सबसे वंचित और बहिष्कृत समूह तक पहुँचे, जिन्हें अक्सर दलितों के बीच दलित या आदिवासियों के बीच आदिवासी जो है कहा जाता है। उपवर्गीकरण की आवश्यकता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में समरूपता नहीं है, बल्कि इनके अंतर्गत विभिन्न जातियों और जनजातियां शामिल हैं। देखिए जिनमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन की अलग अलग डिग्री है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ समूह दूसरे की तुलना में आरक्षण के लाभों तक अधिक पहुंच बनाने में सक्षम रही हैं, जिसके कारण जो है इन समूहों के भीतर एक क्रीमी लेयर या फिर कुलीन वर्ग का जो है निर्माण हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमजोर और वंचित वर्ग और अधिक हाशिए पर चले गए हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है उन्हें लगातार भेदभाव, हिंसा और गरीबी का सामना करना पड़ा है। अगला है कि उपवर्गीकरण का उद्देश्य इस अंतर्गत समूह असमानता को दूर करना है। यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण नीति अधिक न्यायसंगत और समावेशी हो। ठीक है, अब देखिए हम सफ़र नीति देखेंगे। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए हम सफ़र नीति की शुरुआत की है। मुख्य बिंदु देखिए, विदित हो कि हम सफ़र नीति एक व्यापक पहल है जिसे भारत के राजमार्ग नेटवर्क को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कई आवश्यक सेवाएं व सुविधाएं जो है प्रदान की जाती हैं।
यह नीति यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित है तथा यह सुनिश्चित करती है कि राजमार्ग अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल एवं सभी के लिए सुलभ हो। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क यात्रा को अधिक आरामदायक, सुविधाजनक व समावेशी बनाना है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई आवश्यक सुविधाएं शुरू की जाएंगी और उनका उन्नयन किया जाएगा। यात्रियों को उचित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियमित अंतराल पर स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित शौचालय स्थापित किए जाएंगे। छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए शिशु देखभाल के लिए समर्पित कमरे एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अंतर्गत दिव्यांग यात्रियों की सुगमता पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा और उनके लिए व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था की जाएगी। अगला है बोला कि पोलावरम परियोजना की विवाद। देखिए परियोजना विवाद। देखिए दिसंबर 2024 में बीजू जनता दल बीजेड ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया। उनका दावा है कि इससे ओडिशा के मलकानगिरी में बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी तथा कई आदिवासी समुदाय विस्थापित हो जाएंगे। विदित हो कि पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के एलूर जिले और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर एक निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के भारत की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। इसके जलाशय का बैंक इसके जलाशय का बैक वाटर डुगमू गुडेम एनिकल तक अर्थात मुख्य नदी की ओर जो कि पोलावरम बांध से लगभग 150 किलोमीटर पीछे और सबरी नदी की ओर लगभग 115 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस प्रकार बैक वाटर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के कुछ हिस्सों में फैल जाता है। थोड़ा देखिए बाहर साउंड आ रहा है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। पोलावरम परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? देखिए सामाजिक प्रभाव इस परियोजना से लगभग 276 गांवों के 1,50,000 1,50,000 से अधिक लोगों के विस्थापित होने की आशंका है जिनमें कई आदिवासी समुदाय के हैं। अनुमान है कि हर 5 एकड़ संचित भूमि पर एक आदिवासी परिवार अपनी जमीन खो देगा। पर्यावरणीय प्रभाव देखिए बांध के बैकवाटर से अनुमानित 3,731 हेक्टेयर वन भूमि जलमग्न हो जाएगी। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन ने पारिस्थितिकीय तंत्र में व्यवधान के बारे में चिंता बताई या फिर जताई, जिसमें कटाव और क्षेत्रीय भूस्खलन की बढ़ती संवेदनशीलता शामिल है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देखिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। पर्यावरण और पुनर्वास मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगला है कि अब कोई बहाना नहीं अभियान। 25 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी अब कोई बहाना नहीं और नई चेतना 3.0 अभियान शुरू किया, जो 10 दिसंबर 2024 तक मानवाधिकार दिवस तक चला। इस अभियान के दौरान लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है। जब कोई बहाना नहीं अभियान का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान और ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी मौजूद थे। अब कोई बहाना नहीं अभियान का उद्देश्य क्या है? देखिए महिलाओं और विभिन्न लिंगों के व्यक्तियों के अधिकारियों को आगे बढ़ाना है और उनके जीवन को भय और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त करना है। महिलाओं को शर्म और सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए सशक्त बनाना ताकि वे अपने साथ हुए अत्याचारों की रिपोर्ट कर सकें और अपनी गरिमा के लिए लड़ सकें। लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए आम जनता को संवेदनशील बनाना है। महिलाओं की सुरक्षा को एक मौलिक और गैर परक्राम्य राष्ट्रीय विकास और विकास प्राथमिकता के रूप में संदेश देना है। नोट देखिए संयुक्त राष्ट्र महिला ने 2024 के अभियान के विषय के रूप में हर 10 मिनट में एक महिला की हत्या होती है
हैशटैग नो एक्सक्यूज महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए एकजुट हो चुना है। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि बच्चों से जुड़े अश्लील कृत्यों को देखना, डाउनलोड करना, संग्रहित करना, रखना, वितरित करना या प्रदर्शित करना अपराध है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले निम्नलिखित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद में पॉक्सो अभियान में संशोधन करने का आग्रह दिया है, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी शब्द के स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द रखा जाए, ताकि अपराध की गंभीरता को अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सके। न्यायालय ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत बाल यौन शोषण सहित बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के उपयोग, प्रसारण या प्रकाशन करने पर दंड का प्रावधान है। यहाँ नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों में शामिल होना या ऑनलाइन इससे संबंधित कुछ भी खोजना, बनाना, संग्रहित करना या सुविधा प्रदान करना भी अवैध बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अपराधों को अपूर्ण अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये अपराध करने की दिशा में किया गया प्रारंभिक प्रयास है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के तहत बाल पोर्नोग्राफी के भंडार, साझाकरण या प्रसारण के लिए दंड का प्रावधान है। 2019 में पॉक्सो अधिनियम में संशोधन किया गया है और इसमें धारा 15 को शामिल किया गया, जिसमें 15(1), 2 और 3 में श्रेणीबद्ध सजा का प्रावधान है और जुर्माने से लेकर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा की श्रेणियों में वृद्धि की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने रचनात्मक कब्जे का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ताकि यदि किसी व्यक्ति का किसी भी समय बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री पर नियंत्रण रहा हो, भले ही बाद में उसे हटा दिया गया हो, तो उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। शारदा सिन्हा बिहार समेत देश भर में पारंपरिक लोकगीतों का पर्याय बन चुकी पद्मश्री और पद्म भूषण बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है। और 1980 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर गायन से शुरुआत उन्होंने मैथिली गीतों के जरिए की थी। फिर हिंदी, भोजपुरी, बजिता और मगही गीत भी गाए। उनके विवाह गीत और छठी गीत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन तथा गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में भी उन्होंने गीत गाए हैं। लोकप्रिय गीत अमवा महुआ के झूमे डलिया, पनिया के जहाज पर पलटनिया बनी आई, कोयल बिन बगिया न शोभे राजा और महल पर कागा बोल हई रे मगही। अगला है के पतिया लय जाए तरे मोरा प्रियतम पास मैथिली, राम जी से पूछ जनकपुर के नारी दहकन और जगदम्बा घर में दियरा बार आई हो। बताओ चंदा केकरा से कहाँ मिले जाला। छठ गीत की बात करते हैं तो रुनकी झुनकी बेटी मंगीला, केलवा के पात है ना, केलवा के पात पर उगले सूरजदेव। अगला हमारा है कि पहले पहिल हम कैनी छठी मैया व्रत त्योहार। थोड़ा सा देखिए पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है क्योंकि ये सॉन्ग लिखा गया है जो कि अब सुने तो है नहीं, मतलब एक आके दो गाना सुने होंगे, बट इसमें क्या है कि कुछ अलग तरीके से भोजपुरी में लिखा गया है तो दिक्कत हो सकता है। बाकी सब ठीक है। अगला है कि उगा है ना, उगा ओ सूरजदेव। मोदी सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। नई सरकार की पहले 100 दिनों में नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए बुनियादी आवश्यकताओं विशेष रूप से आवास और जल प्रबंधन को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है। उपलब्धियां 100 दिनों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए परियोजनाओं की शुरुआत 100 दिनों को सरकार ने 14 स्तंभों में बांटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 दिन में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं घोषित। इस काम पर भी शुरू। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे ताकि आपको कम समय में अधिक पॉइंट क्लियर हो पाए। महाराष्ट्र के वाधवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनाने का ऐलान पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49,000 करोड़ की लागत से 25,000 गांवों को पक्की सड़कें से जोड़ने की योजना शुरुआत है। 100 की आबादी
वाले गांव को भी पक्की सड़क से जो है आपका जोड़ना है। 50,600 करोड़ की लागत से भारत की बड़ी सड़कों को बढ़ाने का निर्णय आपका है। अगला है कि वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा एयरपोर्ट का उन्नयन और अगत्ती एवं मिनिकाय में नई हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद। बेंगलुरु मेट्रो, पुणे मेट्रो, थाने इंटीग्रेटेड रिंग मेट्रो और अन्य कई मेट्रो के प्रोजेक्ट पर जो है काम भी अच्छे यानी आगे बढ़ाना है। कृषि के क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्म के 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए जो वितरित किए गए हैं। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए जो है आपका वितरित किए गए हैं। बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाया। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% किया। एग्री श्योर नाम एक नया फंड भी जो है दोस्तों लॉन्च किया गया है। मध्यम वर्ग को कई सारी राहतें दी गई हैं। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स जो है नहीं लगेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृति, 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में और 2 करोड़ घर जो है ग्रामीण इलाकों में जो है बनेंगे। अगला कि ऑस्कर की दौड़ में शामिल लापता लेडीज। देखिए, विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार जो है लापता लेडीज भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में भारत की ओर से इसे आधिकारिक रूप से ऑस्कर में भेजने की घोषणा किया है। असमिया निर्देशक जाहू बहुआ की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय चयन समिति ने सर्वसम्मति से आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित लापता लेडीज को अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में जो है आपका शामिल करने का फैसला किया है। यह फिल्म महिला सशक्तिकरण के प्रति समाज को जागरूकता करने वाली फिल्म है। अभी तक जिन भारतीयों को ऑस्कर मिलने का सौभाग्य मिला उनमें सत्यजीत राय अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फिल्मों को तो कोई ऑस्कर नहीं मिला, पर 1992 में उन्हें जो है जीवन पर्याप्त उपलब्धियों के लिए ऑस्कर दिया गया है। इनसे पहले सन 1983 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा के लिए जो है मानु अथैया को ऑस्कर मिला है। ऑस्कर में भारत को एक बड़ी सफलता 2009 में तब मिली जब स्लमडॉग मिलियनर को गीत, संगीत और ध्वनि श्रेणियों में 3 भारतीय गुलजार AR रहमान और रसूल पुकुटी को ऑस्कर मिलने पर भारत की जय हो गई। ठीक है, जय हो गई। फिर 2023 के ऑस्कर में भारत को 2 ऑस्कर और मिले और एक सर्वश्रेष्ठ चित्र द एलिफेंट विस्पर्स को, दूसरा RRR के गीत नाटू नाटू के लिए चंद्रबेस MS किरावानी को। यह बड़ी सफलता इसलिए थी कि पहली बार किसी भारतीय मूल को फिल्म के लिए जो है ऑस्कर मिले हैं। देसी गाय को राज्यमाता का दर्जा महाराष्ट्र। हाल ही महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्यमाता का दर्जा देने की घोषणा की है। ऐसी घोषणा करने में महाराष्ट्र देश का पहला राज्य आपका हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय निम्नलिखित कारणों से लिया है। दैनिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय का महत्व, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का महत्व हो जाएगा। त्रिपुरा शांति समझौता 4 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एवं ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शांति समझौते के प्रमुख बिंदु देखिए, सशस्त्र कैडरों का पुनः एकीकरण, NLFT और ATTF के 328 से अधिक सशस्त्र कैडेट आत्मसमर्पण करेंगे और समाज में पुनः जो है एकीकृत होंगे। वित्तीय पैकेज, त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय पैकेज को स्वीकृति दिया गया है। व्यापक पहल, यह एक बड़े प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत 2014 से 24 के दौरान पूर्वोत्तर में 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें 3 समझौते त्रिपुरा से संबंधित हैं। अगला है कि समझौते में शामिल विद्रोही गुट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इस उग्रवादी संगठन का गठन 12 मार्च 1989 को हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे धनंजय रियांग थे। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, यह त्रिपुरा राज्य में सक्रिय एवं त्रिपुरी राष्ट्रवादी उग्रवादी
समूह है, जिसकी इसकी स्थापना जो है 11 जुलाई 1990 को रंजीत देवबर्मा ने नेतृत्व में त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व सदस्यों के एक समूह द्वारा जो है किया गया है। गैर कानूनी घोषित 3 अक्टूबर 2023 के नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इन त्रिपुरा और त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स को भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन जो है घोषित कर दिया है। अगला है, त्रिपुरा में सरकार और विद्रोही समूहों के बीच शांति समझौता का क्या महत्व है। देखिए, शांति और स्थिरता की पुनर्स्थापना, हिंसा को समाप्त करने का संकल्प लेने वाले सशस्त्र समूह व हिंसा के चक्र को तोड़ने के साथ ही विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिपुरा में शांति एवं स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यधारा में एकीकरण या समझौता जनजातीय समूहों के बीच अलगाव के मुद्दों को हल करते हुए पूर्व विद्रोहियों को मुख्यधारा में एकीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। यह इन व्यक्तियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। विकास पहल, केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में जनजातीय आबादी के लिए एक विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दिया है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता भविष्य में संघर्षों को रोकने की रणनीति के रूप में सामाजिक आर्थिक विकास पर सरकार के विचार को उजागर करती है। संस्कृति संरक्षण, यह समझौता पूर्वोत्तर के जनजातीय समूहों को सांस्कृतिक विरासत, भाषाओं और पहचान के संरक्षण का समर्थन करता है। यह इन आबादी के बीच अपनेपन और समुदाय की दृढ़ भावना को बढ़ावा देने के लिए जो है महत्वपूर्ण है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट, हाल ही में श्रम ब्यूरो द्वारा जुलाई 2023 से जून 2024 तक के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की 7वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसके प्रमुख जो है बिंदु निम्न लिया गया है। जैसे बेरोजगारी दर की बात करते हैं तो कुल बेरोजगारी दर जो है आपका विगत वर्ष के समान 3.2% पर बनी हुई है। विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए नौकरी बाजार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जो है 17 से 18 में 5.3% से घटकर जो है 2023-24 में 2.5 हो गई है। शहरी क्षेत्रों में दिखाया तो आपका 7.7 से घटकर जो है 5.1 हो गया है। भारत में पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर आपको 17 से 18 में 6.1% से घटकर जो है 23 से 24 में दिखाया तो आपका 3.2% हो गया है। महिलाओं में यह जो है 5.6 से घटकर जो है 3.2 हो गया है। महिला कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी का सकारात्मक रुझान देखा गया है। महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। देखिए, यानी श्रम बल भागीदारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समान स्थिति में LFPR जुलाई 23 जून 24 के दौरान जो आपका 60.1% थी। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR 17-18 में 50.7% से बढ़कर 23-24 में 63.7 हो गई है। इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में यह जो है 47.6% से बढ़कर जो है 52% हो गई है। पुरुष और महिला LFPR वृद्धि, पुरुषों के लिए LFPR 17-18 में 75.8% से बढ़कर जो है 23-24 में 78.8 हो गया है। महिलाओं के लिए यह जो है 23.3% से बढ़कर जो है 41.7% हो गया है। एक महत्वपूर्ण वृद्धि जो दर्शाता है कि अधिक महिलाएं कार्यबल में प्रवेश करती हैं। कृषि श्रमिकों की वृद्धि, कृषि हिस्सेदारी में श्रमिकों की भागीदारी लगातार चौथे वर्ष बढ़ी है। कृषि में नियोजित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि दर्शाता है कि इस क्षेत्र में अधिक लोग काम कर रहे हैं। यह बदलाव यह दर्शाता है कि बहुत से लोग कृषि की ओर लौट रहे हैं, संभवतः इसलिए क्योंकि उन्हें अन्य क्षेत्रों में नौकरियां जो है नहीं मिल पाई हैं। विभिन्न समुदायों के लिए LFPR, मुस्लिम महिलाओं के लिए LFPR 2021-22 में 15% से बढ़कर जो है 23-24 में 21.4% हो गया है। इसी अवधि के दौरान जो है हिंदू महिलाओं की भागीदारी जो है 26.1% से बढ़कर जो है 33.3% हो गई है। सिख महिलाओं के लिए LFPR 19.8% से बढ़कर जो है 26.7% और ईसाई महिलाओं के लिए 34.2% से बढ़कर जो है 38.3% हो गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में, यह सर्वेक्षण भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति पर आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अंतर्गत कार्य करता है। इन आंकड़ों का उपयोग योजना, नीति निर्माण, निर्णय समर्थन और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए सरकार के विविध विभागों, मंत्रालयों, अन्य संगठनों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विद्वानों द्वारा जो है आपका किया गया है। बिहार का पहला ड्राई
पोर्ट। देखिए हाल ही में पटना के निकट बिहटा में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। क्या है ड्राई पोर्ट? देखिए शुष्क बंदरगाह या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए बंदरगाह या हवाई अड्डे से दूर एक रसद सुविधा जो है प्रदान करता है। यह समुद्री या फिर हवाई बंदरगाहों और अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच एक सेतु रूप में कार्य करता है, जिससे माल की कुशल आवाजाही में सुविधा होती है। वर्तमान में भारत में लगभग 330 से अधिक ड्राई पोर्ट जो है कार्यशील है। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, बाहर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, हमको तो सुनाई दे रहा है, पता नहीं माइक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। देखिए बोला कि भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा। अक्टूबर 2024 में केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना चित्र का अनावरण किया गया है। इसका विकास राष्ट्रीय अंतर विषय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जो है किया गया है। यह स्वदेशी इंडोर सौर कोशिकाओं द्वारा जो है संचालित एक ऑफ ग्रिड स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आपका महिला उद्यमिता मंच। देखिए यहाँ पर लिया गया है दोस्तों कि अक्टूबर 2024 में नीति आयोग ने तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसे नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच में जो है शामिल किया गया है। इस मंच का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना है तथा उन्हें अपने व्यवसाय के विकास को बढ़ाने के लिए संसाधन, उपकरण एवं एक मजबूत नेटवर्क जो है प्रदान करना है। इसके अलावा इसे डिजिटल कौशल, वित्तीय सेवाएं तथा पहुंच, मार्गदर्शन और बाजार संपर्क जैसे अनुकूलित समर्थन प्रदान करके महिलाओं के बीच उद्यमिता यानी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 सितंबर 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसमें केरल पहले स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर सूचकांक में क्रमशः जो है दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आपका रहा है। देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में। देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का विकास FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए किया है। यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा के 6 अलग अलग मापदंडों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव करके सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करना है। आगे कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मापदंड। देखिए वर्तमान में सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित 6 मापदंडों के आधार पर राज्यों के रैंकिंग निर्धारित किया गया है। मानव संसाधन एवं संस्थागत डाटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण और संरचना एवं निगरानी, परीक्षण एवं क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सुधार। देखिए NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया है। यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं की रैंकिंग का लगातार जो है नवा संस्करण है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार 6ठे वर्ष समग्र श्रेणी में और इंजीनियरिंग में भी लगातार 9वें वर्ष अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। चेन्नई का सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज लगातार तीसरे वर्ष दंत चिकित्सा विषय में जो है शीर्ष स्थान पर है। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज ने लगातार 7 वर्षों से शीर्ष पर विद्यमान मिरांडा हाउस को प्रतिस्थापित कर दिया है। दिल्ली के कॉलेज ने कॉलेजों की रैंकिंग में दबदबा बनाए रखा है। शीर्ष 10 में से 6 कॉलेज जो है दिल्ली की है। अब यहाँ देखिए कुछ बॉक्स में दिया गया, इसको देख लेते हैं। देखिए समग्र यानी श्रेणी, शीर्ष स्थान और राज्य। जैसे समग्र की बात करते हैं तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राज्य आपको हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु। विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो भारतीय विज्ञान संस्थान यहाँ पर राज्य में हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय अत्रा विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु। मुक्त विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली होगा। कौशल विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लिखा गया है सिम्बावोसिक स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र होगा। अगला है कॉलेज, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय आपका दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला है आपका सिंधु जल संधि में संशोधन। देखिए हाल ही में भारत द्वारा घोषणा किया है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल
संधि को संशोधित करना चाहता है। भारत द्वारा संधि के अनुच्छेद यहाँ पे देखेंगे तो 12(3) के अनुसार संधि में संशोधन की मांग की गई है। भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पिछले 5 वर्षों में किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर बातचीत और मुद्दे को हल करने से इनकार कर दिया है। क्या है सिंधु जल संधि? सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया गया है। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में मिलता है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदी रावी, सतलज और व्यास जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया है, जबकि 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया है। संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि उपभोग को छोड़कर इसके साथ भारत को पश्चिम नदियों पर रन ऑफ द वीयर प्रोजेक्ट के तहत बिजली उत्पादन का जो है अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय पार्टी और उनके चुनाव। देखिए वर्तमान में भारत में वर्तमान 6 राष्ट्रीय दल हैं। आप, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, CPI, M और NPA। उत्तर की पहली राष्ट्रीय पार्टी पूर्वी क्षेत्र। इनके अलावा 2023 तक भारत में 56 से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य दल हैं आपके। जैसे राष्ट्रीय पार्टियों की सूची यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी आपका BJP हो जाएगा। स्थापना वर्ष की बात करते हैं 6 अप्रैल 1980। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा है। कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा 7 नवंबर 1964। आम आदमी पार्टी आप 26 नवंबर 2012 हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो बसपा होगा 14 अप्रैल 1984 होगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी की बात करते हैं तो किताब NPP 6 जनवरी 2023 आपका हो जाएगा। तो देखिए 10 अप्रैल 2023 को भारत के चुनाव आयोग ने 3 पूर्व राष्ट्रदलीय यानी तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और क्या दिया गया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया है। इसके बाद ECI ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी तिलहन को जो है मंजूरी प्रदान किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस मिशन को 10,103 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 में 30 से 31 तक की अवधि के लिए जो है लागू किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य जो है अगले 7 वर्षों में पाम तेल मिशन के साथ आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता को मौजूद 57% से घटाकर जो है 28% लाना है। यह मिशन मुख्य रूप से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जो है ध्यान केंद्रित करेगा। 21वीं पशुधन गणना। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महामारी निधि परियोजना और पशुधन गणना जो है आपका जनगणना शुरू किया है। 21वीं पशुधन गणना के बारे में 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत हो गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिन्हा ने इसकी जो है शुरुआत की है। यह पशु जनगणना पहली बार मोबाइल ऐप से होगी। इसका बड़ा फायदा है कि सिर्फ 4 महीनों में गणना जो है पूरी कर ली जाएगी। इसमें पहली बार छोटा जानवर जैसे गाय और कुत्तों को भी शामिल किया जाएगा। पशुधन गणना जो है जनगणना नीति निर्माण और पशुओं में बीमारियों को सीमित करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। भारत में पहली पशुधन गणना जो है आपको 1919 में हुई थी। इसके बाद प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार पशुधन गणना जो है किया जाएगा। 2019 में 20वीं पशुधन गणना जो है आयोजित किया गया था। पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान, ये जो है हम अगले टॉपिक में यानी अगला जो आपका मिलेगा 21 से जो हमको मिलेगा टॉपिक पेज से उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आपका टेस्ट और जो आपका होमवर्क में टॉपिक आपको हम पूरा करवा रहे हैं उसको भी आप देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।